Hello, students. Welcome back to our new session. I hope you have watched my last sessions and understood about the origin of human being. Now we will continue with the topic early human shelters in this session. Patterns of residence of early humans. कि मनुष्य रहता कहाँ था, किस तरह से उसने अपने घरों का निर्माण किया या उसने स्टार्टिंग कहाँ से की होगी, ये सारे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जानने के लिए बाध्य कर देते हैं. वन वे ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग द एविडेंस ऑफ फॉर पैटर्न्स ऑफ रेजिडेंस दिस इज बाय प्लॉटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स. सबसे पहले हम किन चीज़ों से ये डिसाइड करते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो अर्ली ह्यूमंस था वो कहाँ पर रहता होगा. तो उसके लिए जो उसके आर्टिफैक्ट्स टूल वगैरह बनाता था या जहाँ पर उसके भोजन के कुछ पार्ट्स मिले हैं तो उनसे पता चलता है कि वो उसके रहने के स्थान थे. सम प्लेसेस वेयर फूड रिसोर्सेज वेयर अबेंडेंट ह्यूमन विजिटेड repeatedly have more artifacts. In such areas, early human left behind traces of their activities and presence. इन स्थानों पर मनुष्य जहाँ जिस स्थान पर रहता था वहाँ पर पशुओं की, जानवरों की हड्डियाँ या उनके बनाए हुए टूल्स या और जो भी कोई जो एक्टिविटीज़ थी उनके कुछ ऐसे प्रूफ्स वहाँ पर मिलते हैं. तो उससे हमें पता चलता है कि इन स्थानों को वो लिविंग प्लेस के रूप में यूज़ करता था. द प्लेसेस that were less frequently visited would have fewer artifacts. जहाँ पर लोग अर्ली ह्यूमन बीइंग कम रहा वहाँ पर इस तरह के सबूत भी कम पाए जाते हैं. It is also important to remember that the first shelter was tree and which could have been shared by hominids, other primate and carnivorous. हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सबसे पहले ह्यूमन बीइंग जानवरों की तरह रहता था, प्राइमेट्स की तरह रहता था, जिसमें होमिनिड प्राइमेट्स और जो बाकी जानवर हैं उनकी तरह ही वो भी पेड़ों पर रहता था. Between 4 lakh and 1,25,000 years ago, natural caves began to be used by them. Evidence for this comes from sites in Europe. In the Lazaret cave in southern France, a 12 by 4 meter shelter was built against the cave wall. 4 लाख साल से 1,25,000 साल के बीच में मनुष्य ने नेचुरल केव्स को रहने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया था. इसके सबूत जो मिले हैं, इसके जो प्रूफ्स मिले हैं वो हमें सबसे पहले साउदर्न फ्रांस में एक 12 बाई 4 की एक शेल्टर मिला है जो केव के बिल्कुल सामने वाला एरिया है और ये लेज़ारेट केव्स में पाया गया है. इनसाइड इट देयर वर एविडेंस ऑफ स्टोन टूल्स एंड फूड सोर्सेज. इसका हमें यहाँ पर हमें बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हैं और फूड सोर्स भी पाए गए हैं. एट अनदर साइट टेरा अमाटा ऑन द कोस्ट ऑफ साउदर्न फ्रांस, फ्लिम्सी शेल्टर्स विद रूफ्स ऑफ वुड एंड ग्रासेस वर बिल्ट फॉर शॉर्ट टर्म सीजनल विजिट. इसके अलावा टेरा माटा जो कि साउदर्न फ्रांस में है वहाँ पर भी कुछ अप्राकृतिक या अननेचुरल मनुष्य के द्वारा खुद बनाए गए रूफ टाइप में, मतलब पेड़ पौधों की घास फूस से मिलाकर झोपड़ी टाइप में कुछ ऐसे शेल्टर्स बनाए गए हैं जिनके जो प्रूफ्स हैं वो वहाँ से मिलते हैं. और उनसे पता चलता है कि जब वो शॉर्ट टर्म के लिए कहीं जाता था तो वहाँ पर वो अपने लिए कुछ टाइम के लिए इस तरह के सीजनल विजिट के टाइम पे कुछ घर बनाता था. हाउस इज़ मेड ऑफ स्टोन एंड बेक्ड क्ले. अब आता है कि मनुष्य ने पक्के घर या पत्थरों से मकान बनाने की शुरुआत कब की थी. एंड बर्nt बोन along with stone tools dated between 1.54 and 1 million years ago have been found at Chezonza, Kenya, Swartskran, South Africa. On the other hand, are indications of the controlled use of fire. This had several advantages. Fire provided warmth and light inside caves and could be used for cooking. Besides, fire was used to harden wood, as for instance, the tip of spear
The use of heat also facilitated the flex of tools. यहाँ पर हमें जो हाउस जो पक्की ईंटों के या स्टोन के जो घर बनाने के जो प्रूफ्स मिले हैं वो लगभग 1.4 और 1 मिलियन ईयर्स एगो के टाइम पीरियड के बीच में मिले हैं, जो कि केन्या और साउथ अफ्रीका के कुछ स्थानों पर पाए गए हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखने के लिए मिली कि आग का कंट्रोल्ड यूज़ मनुष्य ने इस समय तक सीख लिया था। उससे पहले वो जंगल की आग से डरता था और उससे दूर रहने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने उसको जलाना सीख लिया था और उसको कंट्रोल तरीके से भोजन पकाने के लिए, लाइटिंग करने के लिए, या फिर अपने जो औजार हैं, जो टूल्स हैं, उनको और मजबूत करने के लिए ईंट का यूज़ करने लगा था। और नेक्स्ट टॉपिक इज अर्ली ह्यूमंस मेकिंग टूल्स। अर्ली ह्यूमन इन टूल्स का निर्माण कैसे करता था? दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। द यूज ऑफ टूल्स एंड टूल मेकिंग आर नॉट कन्फाइंड आउट टू ह्यूमंस. सम chimpanzees use tools that they have made related to their nerve system. Adaptation have led to the skilled use of hands and fingers favored tool making by the early humans. टूल बनाने के जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी टाइम पहले ही मिलने शुरू हो गए थे, क्योंकि मनुष्य का चिंपैंजी और बाकी जो प्राइमेट्स हैं उनकी तरह माइंड का डेवलपमेंट शुरू हो चुका था। और क्योंकि चिंपैंजी की भी हाथ की पकड़ अच्छी होती है, उसी तरह से मनुष्य में भी ये पकड़ की शुरुआत हो चुकी थी। वो अपने नर्व सिस्टम के द्वारा अपने हाथों की फिंगर्स को कंट्रोल के द्वारा यूज़ कर सकता था, तो जिससे वो अर्ली ह्यूमन ने टूल्स बनाना में महारत हासिल की। मोरओवर द वेज इन which humans use and make tools for often require greater memory and complex organizational skills, both of which were present in humans. इसके अलावा मनुष्य में मेमोरी पावर का होना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर उन्होंने एक तरीके से एक बार टूल बनाया तो उसकी मेमोरी को याद रखना कि वो किस तरीके से बनाया गया था वो भी ज़रूरी था। The earliest evidence for the making and use of stone tools comes from sites in Ethiopia and Kenya. It is likely that the earliest stone tool makers were the Homo habilis. और इस तरह के टूल मेकिंग के जो एविडेंस मिले हैं, जो प्रूफ्स मिले हैं, वो केन्या और इथोपिया में मिले हैं। और यहाँ पर जो टूल मेकर ह्यूमन बीइंग था उसको होमो हेबिलस का नाम दिया गया है। We do not know whether tool making was done by men and women or both. It is possible that two stone tools makers were both men and women. Women in particular may have made and used tools to obtain food for them as well as to sustain their children were after winning. टूल बनाने का जो काम था वो महिलाएं करती थी या पुरुष करते थे, इसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। हो सकता है कि ये दोनों ही इस काम को करते हों और महिलाओं को इसके अलावा और भी भोजन पकाना और इस तरह के कुछ काम, बच्चों की देखभाल के काम भी करने होते थे। आफ्टर 35,000 years ago, improvements in the techniques for killing animals are evident from the appearance of new kinds of tools such as spear thrower and bow arrower. उसके अलावा 35,000 साल पहले मनुष्य ने शिकार दूर से करना सीख लिया था। उससे पहले वो दूसरे जानवरों के द्वारा मारे गए या छोटे छोटे पशु पक्षियों का शिकार करता था। बड़े पशुओं का शिकार वो स्पीयर, भाले या तीर कमान के द्वारा कर सकता था। इस तरह के जो टूल्स उस टाइम के मिले हैं उनके आधार पर ये कहा जाता है। There were other needs such as trapping of fur-bearing animals, the invention of sewing needles. The earliest evidence of sewn clothing comes from about 21,000 years ago. लगभग 21,000 साल पहले मनुष्य की कुछ और जो इन्वेंशंस थी, खोजें थी, उनके बारे में पता चलता है कि मनुष्य ने इस समय तक सीविंग नीडल, सुई का आविष्कार कर लिया था। और वो पशुओं की फर, जो स्किन पे जो बाल होते थे, उस फर का यूज़ कपड़ों के रूप में करने लगे थे और सुई के द्वारा उनको सील कर वो पहनने लगे थे। बिसाइड्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पंच ब्लेड टेक्निक टू मेक स्मॉल सीजर लाइक टूल्स
It was now possible to make engraving on bone and antler, ivory and wood. उसके अलावा पंच ब्लेड टेक्निक के द्वारा कुछ और भी नए तरीके के टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे। अब उनका मटेरियल केवल पत्थर नहीं था, बल्कि उसके अलावा हड्डियाँ और लकड़ी या हाथी दांत जैसी जो कुछ हार्ड एंटलर वगैरह का मटेरियल का यूज़ वो करने लगा था। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स उस समय मनुष्य अपने आचार विचारों को एक दूसरे तक कैसे पहुंचाता होगा, इसके बारे में भी काफ़ी सारी जो बातें होती हैं। तो मनुष्य ने क्या लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देयर आर सेवरल व्यूज ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। द फर्स्ट यूजर ऑफ लैंग्वेज वॉज द होमिनिड। द होमिनिड लैंग्वेज इन्वॉल्व्ड गेस्चर्स और हैंड मूवमेंट्स। इसके लिए सबसे पहला जो माना जाता है कि किस कैटेगरी के मनुष्य ने भाषा का यूज़ किया होगा, तो उसमें सबसे पहले होमिनिड्स आते हैं। होमिनिड्स ने भाषा के लिए गेस्चर, हाव भाव, फेस या हैंड मूवमेंट के द्वारा एक दूसरे को समझाने की कोशिश की शुरुआत की थी। लेटर दे डेवलप्ड अनदर वे ऑफ कम्युनिकेशन नोन एज वोकल बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज सिंगिंग और हमिंग। इसके अलावा उसके बाद का जो डेवलपमेंट हुआ लैंग्वेज का, उसमें वोकल मीन्स गले से कुछ आवाज़ें निकालना, जैसे सिंगिंग करना या हमिंग करना, गुनगुनाना या गाना, ये वोकल कम्युनिकेशन स्किल्स थे, लेकिन नॉन वर्बल थे, क्योंकि इसमें किसी तरह की साउंड्स का यूज़ नहीं होता था, किसी वर्ड का यूज़ नहीं होता था, केवल साउंड्स जो गले से निकलने वाली साउंड्स हैं उनका यूज़ वो करते थे। होमो हैबिलस में हैव possess a small number of speech sounds in the initial stage। होमोनिड के बाद होमो हैबिलस जो कि टूल मेकर्स था, उसने शायद स्पीच में कुछ साउंड्स को, कुछ छोटे छोटे नंबर्स को इंक्लूड कर लिया था। ग्रेजुअली दीज में हैव डेवलप्ड इनटू लैंग्वेज, और जो छोटे छोटे सिंबल यूज़ किए गए, धीरे धीरे वो भाषा का रूप उन्होंने ले लिया। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट द ब्रेन ऑफ होमो हैबिलस हैड सर्टेन फीचर्स which would have made it possible for them to speak। क्योंकि होमिनिड से होमो हैबिलस तक की स्टेज में आते आते मनुष्य का माइंड इतना डेवलप हो चुका था कि उसमें ये सारे सिंबल्स जो हैं वो बोलने की क्षमता आ चुकी थी। दस लैंग्वेज में हैव डेवलप्ड एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये माना जाता है कि लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो जो है भाषा का आविष्कार हो चुका था। द इवोल्यूशन ऑफ द वोकल ट्रैक्ट वॉज इक्वली इम्पोर्टेंट। उसके अलावा जो मनुष्य के द्वारा जो साउंड्स निकाली जाती थी, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता था। दिस अकर्ड अराउंड 2 लाख ईयर्स एगो। इट इज़ मोर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद मॉडर्न ह्यूमंस। और 2 लाख ईयर्स एगो जो सिंबल या साउंड्स उन्होंने यूज़ किए, वो धीरे धीरे डेवलप होते चले गए, और मॉडर्न ह्यूमन के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। अनदर सजेशन इज़ दैट लैंग्वेज डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज आर्ट, दैट इज़ अराउंड 40,000 to 35,000 years ago। The development of spoken language has been seen as closely connected with art, since both are media for communication। ये माना जाता है कि 35 से 40 हज़ार साल पहले स्पोकन लैंग्वेज, जो कि बोलने के लिए जो सिंबल्स या एक भाषा का रूप हम जिसको कह सकते हैं, उसकी शुरुआत हुई थी, और उसका काफ़ी कुछ कनेक्शन कम्युनिकेशन से था। लोगों ने आपस में अपनी बातों को समझाने के लिए इसका यूज़ करना शुरू कर दिया था। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का दूसरा टॉपिक है वो है आर्ट। क्या मनुष्य ने कुछ कलाएं डेवलप की थी। Hundreds of paintings of animals done between 30,000 to 12,000 years ago have been discovered in the caves of France and Spain। 12 से 30,000 साल के टाइम पीरियड के बीच में फ्रांस और स्पेन में बहुत सारी पिक्चर्स पाई गई हैं गुफाओं में, जानवरों की अलग अलग मोशंस में, अलग अलग जानवरों की। दीज इंक्लूड डिपिक्शन ऑफ बीसन, हॉर्सेज, आइबेक्स, डियर, मैमथ्स, राइनोज, लायन, बियर,
पैंथर्स, हाइनाज और आउल्स, ये सारे जो जानवर थे उनकी पिक्चर्स जो है उन गुफाओं में पाई गई हैं. सेवरल एक्सप्लेनेशन हैव बीन ऑफर्ड. One is that because of the importance of hunting, painting of animals were associated with rituals and magic. लोगों का मानना है कि ये जो पिक्चर्स जो बनाई गई हैं वो न केवल जिन जानवरों को वो शिकार करते थे उनको भी, उनके अलावा कुछ ऐसे जिनको वो रिचुअल्स यानी कि अपनी जो रीति रिवाज थे उनमें भी उन्होंने यूज़ कर रखा था. वो यूज़ करते थे उनकी पूजा पाठ या किसी भी तरह के रिचुअल्स में वो उनको यूज़ करते थे. उन सभी का पिक्चर्स भी उन्होंने बनाई हुई हैं. द एक्ट ऑफ पेंटिंग कुड हैव बीन ए रिचुअल टू एंश्योर सक्सेसफुल हंट सच एज ए बिग एनिमल वॉज हंट बाय एन इंडिविजुअल एट्सेट्रा. ये माना जाता है कि वो लोग भी कुछ इस तरह के रिचुअल्स में यूज़फुल रिचुअल्स को मानते थे. कुछ ऐसे रीति रिवाज या किस तरह की कुछ परंपराएं वो मानने लगे थे कि उनका शिकार कंप्लीटली सक्सेसफुल हो, उसके लिए वो कुछ ना कुछ पहले करते थे. अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज दैट these caves were possibly meeting places for small groups of people and location for group activities. और माना जाता है कि ये उन लोगों के मिलने जुलने का या एक मीटिंग प्लेस होता था जहाँ पर वो मिलकर इन सब के बारे में डिस्कस करते थे. These groups could share hunting techniques and knowledge, while paintings and engravings served as the media for passing information from one generation to the next. और ये भी माना जाता है कि ये मिलकर एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते थे कि वहाँ पर जो दूसरे ग्रुप के लोग आएंगे तो वो भी इस चीज़ को समझ जाएंगे. ये सारे जो समझाने और समझने का काम था ये इन पिक्चर्स के थ्रू किया जाता था. इसके अलावा एक और जो रीज़न माना जाता है कि इन पिक्चर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इस नॉलेज को पहुंचाने के लिए भी इन पिक्चर्स का यूज़ किया जाता था. The above account of early societies has been based on archaeological evidence. Clearly, there is much that we still do not know. ये सारी जो जानकारियाँ हैं अभी तक जो हमने पढ़ी हैं इतिहास के बारे में, अर्ली ह्यूमन बीइंग के बारे में, ये सारी उन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर दी गई हैं, उन प्रूफ्स के आधार पर दी गई हैं जो कि उन डिफरेंट साइट्स पर पाए जाते हैं. लेकिन अभी भी ऐसी बहुत बड़ी जानकारियाँ हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं. ये केवल हम अपना अंदाज़ा लगाकर या अपने इमेजिनेशन को क्रिएट करके ही बता सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा. मे बी इससे अलग भी कुछ हुआ हो जो हमें नहीं पता हो. हंटर गैदरर सोसाइटीज फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट. एज आवर नॉलेज ऑफ प्रेजेंट डे हंटर गैदरर्स इंक्रीज्ड थ्रू स्टडीज बाय anthropologists. Anthropology is a discipline that studies human culture and evolutionary aspects of human biology of the past. मनुष्य के द्वारा एक प्रेजेंट और पास्ट का कंपैरिजन करते हुए एक जो नई जानकारी निकालना, वो एक एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा सीखा जा सकता है. ये एक सिस्टम है या एक स्ट्रीम है जिसके द्वारा हम आज मनुष्य के विकास के बारे में सीखते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं. वेदर द इंफॉर्मेशन अबाउट लिविंग हंटर गैदरर्स कुड बी यूज टू अंडरस्टैंड पास्ट हंटर गैदरर्स. हो सकता है कि आज के जो हम हंटर गैदरर्स की इंफॉर्मेशन है उसको उससे रिकनेक्ट करके देखें और उसके बारे में समझने की कोशिश करें कि वास्तव में क्या पास्ट में भी ऐसा ही होता होगा. One group of scholars suggest that the data from present-day hunter-gatherer societies can be used to understand the past societies. यहाँ पर भी हमारे दो व्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं कि कुछ जो हमारे स्कॉलर्स हैं, कुछ विद्वान हमारे ये मानते हैं कि जो आज के हंटर गैदरर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को हम पास्ट से कनेक्ट करके उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं. एथनोग्राफी इज स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी एथनिक ग्रुप्स. एथनोग्राफी जो है वो अभी के जो एथनिक ग्रुप्स या कल्चरल ग्रुप या जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक सब्जेक्ट है. इट इंक्लूड्स एन एग्जामिनेशन ऑफ देयर मोड्स ऑफ लिवलीहुड, टेक्नोलॉजी, जेंडर रोल्स, रिचुअल्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल कस्टम्स.
एंथ्रोग्राफी के थ्रू हम आज की जो अलग अलग जो हमारी एथनिक कंपोजिशंस हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो किस तरीके से रहते हैं, कैसी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, मेल फीमेल का क्या रोल होता है, क्या उनके रिचुअल्स होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या सोशल कस्टम्स किस तरह के उनके रीति रिवाज, सामाजिक और राजनीतिक, इन सब का डीपली हम स्टडी करते हैं. ऑन द अदर साइड, अदर ग्रुप ऑफ स्कॉलर who feel the ethnographic data cannot be used for understanding past societies as the two are totally different. इसके अलावा जो हमारे दूसरा साइड है या दूसरा व्यू है वो ये मानता है स्कॉलर्स का, कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि हमारी जो आज की एथनोग्राफिक डाटा है या आज की जो सोसाइटीज़ के जो चाहे वो हंटर गैदरर ही क्यों ना हो उनके बारे में भी जो जानकारियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं उनको हम पास्ट से कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस बीच में बहुत लंबा टाइम पीरियड हो चुका है. फॉर इंस्टेंस, अ प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटी परस्यू सेवरल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद हंटिंग एंड गैदरिंग. उनका मानना है वो इसके लिए एक तथ्य देते हैं कि आज के जो हंटर गैदरर्स हैं वो हंटिंग और गैदरिंग के साथ साथ और भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके कारण हम उनको पास्ट से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. These include engaging in the exchange trade in minor forest produce or working as paid laborers in the field of neighboring farmers. These societies are totally marginalized in all sense, geographically, politically और socially. ये जो हमारी मॉडर्न हंटर गैदरर सोसाइटीज़ हैं ये जंगलों से जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आसपास के गाँव में उनको बेचकर या वहाँ के किसानों में के साथ हेल्पिंग लेबरर के रूप में काम करके अपना कुछ अर्निंग्स करते हैं और इनका मार्जिनलाइजेशन होता है जोग्राफिकली, पॉलिटिकली और सोशली. इनको बाकी सोसाइटी जो है अपने से अलग मानती है, उनके साथ मिलजुल कर नहीं चल पाती है. उनकी जो सोसाइटी सिस्टम और कल्चर है वो सारा सब कुछ अलग है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि हम इनको उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते या इनको उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस समय के कल्चर में और आज के कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है. डेवलपमेंट्स बिटवीन 10,000 एंड 4,500 BCE इन अर्ली ह्यूमन लाइफ. 4,500 से 10,000 साल के बीच के टाइम पीरियड में ह्यूमन लाइफ में क्या क्या डेवलपमेंट हुए होंगे. फॉर सेवरल मिलियन ईयर्स ह्यूमन लिव्ड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स. Then between 10,000 to 4,500 years ago, people different parts of the world learned to domestication certain plants and animals. लाखों सालों तक मनुष्य हंटिंग गैदरिंग पर ही डिपेंड करता था. मनुष्य पशुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता था, पेड़ पौधों से कलेक्शन करके भोजन प्राप्त करता था. लेकिन 4,500 से 10,000 साल का जो टाइम पीरियड रहा उसके बीच में मनुष्य ने पशुओं को पालना सीख लिया था और जगह जगह पर इसके कुछ प्रूफ्स मिले हैं. दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग, पास्टोलिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ. इस टाइम पीरियड में कुछ अदर एक्टिविटीज़ जैसे एग्रीकल्चर भी उसने सीख लिया था, पास्टोलिज्म पशु पालन सीख लिया था. द शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग टू फार्मिंग वाज ए मेजर टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री. लाखों सालों तक एक आदिमानव का जीवन बिताने के बाद मनुष्य जो है धीरे धीरे एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा था. अब उसने पहले पशुपालन सीखा, फिर फार्मिंग सीखी और ये दोनों ही हंटिंग से फार्मिंग तक का जो सफ़र था वो मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि आगे का जो डेवलपमेंट था वो कई गुना तेज़ गति से होने वाला था इस अर्ली ह्यूमन का. With the introduction of agriculture, more people began to stay in one place for even longer period than they had done before. एग्रीकल्चर सीखने के बाद मनुष्य को एक लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहना पड़ता था जो कि पहले वो नहीं करता था. पहले वो घूमता रहता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर. अब उसे उस फसल को बोने से लेकर काटने तक का टाइम पीरियड वहीं पर रुकना पड़ता था जो पहले उसने कभी नहीं किया था. Thus permanent houses began to build of mud bricks and even stones. तो अब परमानेंट हाउसेज या शेल्टर्स की शुरुआत हो चुकी थी. मिट्टी और ईंटों से या पत्थर से मिलाकर वो अब घरों का निर्माण करने लगा. These are some of the earliest villages known
टू आर्कियोलॉजिस्ट। इस तरह के कुछ स्टार्टिंग के जो विलेजेस हैं, गांव हैं, या कुछ इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो मिले हैं लोगों इनको, आर्कियोलॉजिस्ट को, और उनके आधार पर वो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें देते हैं। Farming and pastoralism led to the introduction of many other changes, such as making of pots in which to store grain and other produce and to cook food. फार्मिंग और एग्रीकल्चर के साथ साथ मनुष्य ने कुछ और चीज़ें भी सीखी। पॉट्स बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, जिससे कि वो उनमें अनाज को स्टोर कर सके, भोजन को पका कर खा सके, इसके लिए उसने पॉट्स बनाना सीख लिया था। बिसाइड न्यू काइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स केम इनटू यूज, अदर न्यू टूल्स सच एज वुडन प्लो वर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। पत्थर के जो टूल्स बनाता था अभी तक, उसके अलावा कुछ नए टूल्स बनाना उसने सीख लिया था, कि लकड़ी का हल उसने बनाना सीख लिया जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल था। ग्रेजुअली पीपल बिकेम फेमिलियर विद मेटल सच एज कॉपर एंड टिन। अब कुछ लोगों को मेटल्स का भी पता चल चुका था। मेटल जैसे कि कॉपर और टिन जो थे, इस कॉपर सबसे पहला मेटल था जिसकी खोज मनुष्य ने की थी, और उसके बाद टिन। ये दोनों ही मेटल अब आगे चलकर मनुष्य के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए। द व्हील इम्पोर्टेंट फॉर बोथ पोर्ट मेकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। पहिए का आविष्कार जो किया गया वो मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा आविष्कार था। इससे उसने न केवल बर्तन बनाना सीखा, बल्कि उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी एक नया बदलाव आया, एक नया जो सिस्टम शुरू हुआ। केम इनटू यूज अबाउट 5000 years ago, even larger concentrations of people begin to live together in cities. लगभग 5000 साल पहले मनुष्य का कंसंट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ गया, और अब वो धीरे धीरे शहरों का विकास करने लगा, शहरों में रहने लगा, जो एक नया बदलाव था मनुष्य के लाइफ में। Now this is the end of chapter. In this chapter we had learnt about the early human being, कि मनुष्य ने कैसे अपना विकास किया, एक प्राइमेट से लेकर एक मनुष्य आदि मानव तक का जीवन जो उसका कैसा रहा, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। Now this is over of chapter. Keep learning. We will meet in next session.